सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और अगर बात रही दिल की तो ये जो चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत अंडररेटेड है, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग भी है। मतलब ये बहुत इजी चैप्टर है और साइंस बहुत कम है इस चैप्टर में, लेकिन हाँ हमारा आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत इजीली आप यहाँ पे 2-3 नंबर एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। बहुत इजी गोइंग चैप्टर है और इसको वन शॉट में ही ऑब्वियस सी बात है खत्म करना है, बिकॉज ये उतना चैप्टर है। जैसे कार्बन्स कंपाउंड को हमने मेहनत करके पढ़ा, या हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा, या कोई भी और चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, वैसा चैप्टर नहीं। बहुत इजी गोइंग चैप्टर है। ज्यादातर टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप पहले से ही जानते हो, सिवाय 2-4 टॉपिक्स के जिनको हमें पढ़ना है, लाइक 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड ओजोन के थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन वाइज कंसेप्ट। बट ओवरऑल ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी है। मतलब इसलिए ये चैप्टर हम लोग वन शॉट में आपके लिए लेके आए, ताकि आप लास्ट मोमेंट पे भी इसकी रिवीजन अगर करते हो, इसको पढ़ते हो, तो ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है जी, चलो आप अब अगर आर एनवायरनमेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बायोटेक, ए बायोटेक कंपोनेंट्स, उसके बाद फूड चेन, फूड वेब, और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें 10% लॉ है, जहां से हमें एग्जाम में सवाल मिलते हैं। चलिए आओ शुरू करते हैं सबसे पहले। और पीपीटी वगैरह जो भी मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो भी प्रॉपर नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो आपको नीचे साइंस एंड फन ऐप पे या टेलीग्राम पे कहीं पे मिल जाएंगे। वो नीचे लिंक विंक लिखा होगा, सब वो सब आपको पता ही है। लेकिन सबसे पहले अगर चैप्टर को हम लोग शुरू करें तो बात करते हैं हम लोग हमारे सराउंडिंग के बारे में। हमारे सराउंडिंग को, यानी मेरे मेरे अलावा इस दुनिया में जो भी है वो मेरा एनवायरनमेंट हो गया, है ना। आपके अलावा इस दुनिया में जो भी है वो आपका एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट का मतलब आपके अलावा जो भी बचता है वो एनवायरनमेंट कहला दिया जाता है। अब किसी भी एनवायरनमेंट में एक इकोसिस्टम बना होता है, और इकोसिस्टम में नॉन लिविंग बॉडीज लिविंग बॉडीज के साथ मिलजुल के रहती हैं। मतलब जो लिविंग बॉडीज हैं, अब मिलजुल के रहती हैं को आप उस वे में मत समझना। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आंसर है हाँ। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत प्लांट्स को होती है, तो आंसर है हाँ। क्या हमें वाटर की जरूरत है, तो हम ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जिसकी जरूरत है बायोटिक कंपोनेंट्स को। लेकिन अगर देखा जाए तो एबायोटिक कंपोनेंट्स भी बायोटिक कंपोनेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो हम ही करेंगे ना, या प्लांट्स ही करेंगे ना, या ऑक्सीजन को रिलीज प्लांट्स ही करेंगे ना, या वाटर बॉडीज का चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल साफ सफाई हो, वो सब बायोटिक कंपोनेंट संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं बायोटिक एबायोटिक पर, एबायोटिक बायोटिक पर डिपेंडेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काइंड ऑफ। हमें ज्यादा जरूरत है, मतलब उनको क्या ही जरूरत है, लेकिन हाँ, इस रिलेशन को हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसमें दो हिस्से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। अब एक नर्सरी का बच्चा भी जानता है शायद कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अगर एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कीजिए तो सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कि बहुत सारे। जैसे इस कमरे में जहाँ पे मैं भी हूँ, वहाँ प्लास्टिक हो गया है, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, कपड़े हो गए, लाइट हो गई, सब। ऑल्दो कपड़ों के अंदर कुछ हिस्सा बायोटिक कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीजें इस कमरे के अंदर एबायोटिक कंपोनेंट की हैं। बट हम इस चैप्टर में अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन से एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि एयर है। अब हवा क्यों हमें जरूरी है? जैसे उसमें ऑक्सीजन है, हम लोग सांस लेते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए। वाटर है, ये प्लांट्स को भी चाहिए होता है, हमें भी चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। और सॉइल भी है। अब अगर बात करें एयर की, तो एयर हमें ऑक्सीजन देती है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस में काम आती है। और फिर बाकी सारी गैसेस जो प्लांट्स के लिए भी और हमारे लिए भी जरूरी हैं। प्लांट्स को जैसे नाइट्रोजन एज न्यूट्रिएंट चाहिए होती है कॉन्टिन्यूसली। वाटर की अगर बात करें तो वाटर के अपने बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात तो इससे हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर पाती है, प्लस हमारे हमको पानी पीना होता है, जिससे हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब हमारी बॉडी की बहुत सारी रिएक्शंस पानी की मदद से ही हो रही है ना, आपको सबको पता है। और प्लस आपको शायद ना पता हो, वाटर जो है ये हमारे रेगुलेट्स टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। अगर पानी ना होता धरती पे 75%, तो धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता। ये हम 11th में डिटेल में पढ़ते हैं, बट पानी बहुत अच्छे तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करना जानता है। वहीं पर अगर बात करें तो सॉइल इज द रिजर्वायर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, जहां से प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट लेते हैं। और आप सबको पता है, प्लांट्स अगर न्यूट्रिएंट लेंगे तो ही आगे की सारी फूड चेन जो है, फूड साइकिल जो है वो चलेगा। अगर प्लांट्स को ही न्यूट्रिएंट नहीं मिले
प्लांट्स ही नहीं ग्रो हुए ढंग से तो सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में यहाँ पे हम 3 मेन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स आपको पता है सारी की सारी फूड चेन की शुरुआत है, वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं। एनिमल्स भी अपने आप में एक साइकिल संभालते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है, ऐसा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का काम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट को भी साफ करता है, हमारे सॉइल को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अपने खुद के फायदे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्ले रोल एज प्रोड्यूसर, मतलब वो खाना बनाते हैं, जो सारी फूड साइकिल चलती है। एनिमल और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर का काम करते हैं और वो उनसे खाना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेते हैं। बैक्टीरिया और जो भी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोन्स हैं, फंगस है, जो भी है, वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर ही रहे हैं, प्लस वो वापस से न्यूट्रिएंट को सॉइल में डाल रहा है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि प्लांट्स को वापस से न्यूट्रिएंट मिल रहा है और एक साइकिल जो है वो बनी हुई है, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है ना। ये सब बेसिक बेसिक बात है। तो यहाँ से हम लोग बात करें अगर व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन, तो फूड चेन एक ऐसा, ये भी नर्सरी क्लास के बच्चों को पता है कि फूड चेन क्या है। तो फूड चेन एक चेन है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म ईट्स वन ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली अ प्रोसेस इन विच हु ईट्स हुम, कोई किसी को खा रहा है ना, उसको हम फूड चेन कहते हैं। अब फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, अगर आपको पता हो। एक फूड चेन के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स का। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट्स कह लो आप बेसिकली, है ना, जो खाना बना रहे हैं, जो पका नहीं रहे हैं, जो बना रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो खाना डायरेक्टली किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर से। फिर आते हैं हमारे पास जिनको आप, चलो एक प्रकार से आप प्राइमरी कंज्यूमर्स को हर्बीवोरस कह सकते हो, ठीक है ना। फिर आते हैं हमारे पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है, जो अपना खाना प्राइमरी कंज्यूमर से भी ले सकते हैं और प्रोड्यूसर से भी ले सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स। टर्शरी कंज्यूमर्स कौन है, जो अपना खाना जनरली सेकेंडरी या प्राइमरी कंज्यूमर से लेते हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर से भी लें, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ये हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आए, इन्हें कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। ये बेसिकली हमारे पास ट्रॉफिक लेवल्स हैं, तो इन्हें कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। तो ये हमारे पास अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो एक फूड चेन में मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कि यहाँ पे हमारे पास ग्रास आई। अब ग्रास को मान लेते हैं खाया गोट ने। ये गोट मेसी नहीं है ये गोट अपना असली वाला गोट है, कहीं आपका वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ओके, यहाँ मेसी की बात हो रही है, बट मेसी तो घास कैसे खाएगा, तो यहाँ पे मेसी जी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल गोट की बात हो रही है, जानवर वाली गोट की, ठीक है। उसके बाद गोट को लेट अस सपोज ना ह्यूमन ने खा लिया, है ना। तो ये हमारे पास एक फूड चेन है। अब यहाँ पे ग्रास तो ऑब्वियसली बात है कौन हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। इसके बाद गोट कौन हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और इस केस में ह्यूमन जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये हमारे पास एक बेसिक सी फूड चेन है, एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी पता है कि ये एक फूड चेन है ना। ऐसे मान लो कोई प्लांट है, अब प्लांट को मान लो किसी इंसेक्ट ने खा लिया, मान लो ग्रास हॉपर ने खा लिया, और उस इंसेक्ट को मान लो खा लिया किसी लेट्स से फ्रॉग ने, फ्रॉग को मान लो खा लिया स्नेक ने, और स्नेक को मान लो खा लिया पिकॉक ने। तो बेसिकली ये हमारे पास 4 मेंबर्स, 5 मेंबर की फूड चेन बन गई। तो ये हो गया हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया ये हो गया सॉरी प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये दोनों ही माने जाएंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो ऐसा है, बट हमारे पास ऐसे 4 या 5 की फूड चेन बहुत कम है, मतलब जो मुझे याद है वो 1-2 ही है। तो ज़्यादातर फूड चेन्स में 3 या फिर 4 ही मेंबर होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसका भी रीज़न हमें इस चैप्टर में आज ही मिल जाएगा, ओके। हाँ, कई बच्चे कह रहे होंगे, क्योंकि ऑफलाइन में हमेशा से ऐसा मैं देखता हूँ, कई बच्चों को बड़ी हैरानी होती है जान के, जब उनको पता लगता है कि पिकॉक जो है, इतना प्यारा सा पक्षी जो है वो सांप खाता है तो आंसर है हाँ, मतलब ऐसी बात नहीं है, वो ग्रेन्स भी खाता है, बाकी सब भी खाता है, चूहे भी खाता है, लेकिन उसको सांप काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मतलब कि जैसे कि आपको मैं पूछूं आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो शायद आप पनीर, राजमा चावल यही सब बोलेंगे, और ऐसे इसके लिए भी राजमा चावल है भाई, कम नहीं है इससे। तो स्नेक काफ़ी शौक से खाता है। बस सोचो यार, कैसे इमेज एकदम से बदल जाती है। हमारी नेशनल बर्ड इतनी सुंदर, मोह
मन मोह लेने वाली, और खाती क्या, सांप खाता है भाई। ओह माय गॉड, एकदम से वक्त बदलता है, जज्बात बदलता है, इरादे बदलते हैं। चलो खैर, यहाँ पे भी एक फूड चेन लिखी हुई है कि ये हमारे पास एक प्रोड्यूसर लिखा हुआ है जैसे कि ग्रास, ये हमारे पास एक प्राइमरी कंज्यूमर लिखा हुआ है जैसे कि डियर, और ये हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर लिखा हुआ है जैसे कि बच्चों लायन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर मैं किसी भी फूड चेन की बात करूं, आप कहोगे ठीक है यार, कोई भी फूड चेन की शुरुआत तो कहां से हो रही है, शुरुआत तो हो रही है प्रोड्यूसर से। आप अपनी जगह सही हो, कोई भी फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से हो रही है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दो राहें नहीं है इसमें। लेकिन प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी कहां से मिलती है, तो आंसर है सन से। सन से, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यस यार, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मान लो सन नहीं होता, तो एट प्रेजेंट जैसे हम जीरो तक जी पाते नहीं। हर एक फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट से होगी, ये तो तय है। लेकिन वो प्लांट्स एनर्जी कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। और वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस से उन्हें कैसे मिलेगी, लाइट जब तक नहीं मिलेगी, हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है, जब तक लाइट नहीं मिलेगी तब तक फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होएगा तो कोई भी फूड चेन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर लेते हैं सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर वो फोटोसिंथेसिस से खाना बना के, ग्लूकोज बना के अपना फूड चेन में आगे आगे एनर्जी को पास ऑन जो है वो कर देते हैं। डन है, बेसिक बात है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं फूड वेब के बारे में। जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई प्लांट है, अब प्लांट को मान लो डियर ने खाया, और डियर को मान लो लायन ने खा लिया। प्लांट को गोट ने खाया, और गोट को लायन ने खा लिया, लेकिन गोट को तो ह्यूमन भी खा सकता है, और आप सब जानते हैं कि ह्यूमन जो है वो प्लांट को भी खा सकता है। वहीं पे प्लांट को किसी, यार देखो, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो इसको हम लोग फूड वेब कह देते हैं। प्लांट को किसी इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट को किसी फ्रॉग ने खा लिया, जो अभी हम बात ही कर रहे थे, फ्रॉग को पिकॉक ने खा लिया, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को पिकॉक ने खा लिया, है ना भाई। तो ऐसे करके ये बहुत सारी फूड चेन जब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो उसको हम फूड वेब कह देते हैं। मान लो यहीं पे अगर कोई ईगल आ गई, तो ईगल ने फ्रॉग को खा लिया या फिर स्नेक को खा लिया। तो अगर बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं तो इसको हम फूड वेब कह देते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, देयर कैन बी मेनी फूड चेन्स विच आर इंटरलिंक्ड एट वेरियस लेवल्स, दस मेनी फूड चेन्स फॉर्म अ नेटवर्क विच इज नोन एज फूड वेब। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा ना, उससे एग्जाम में कुछ मतलब क्या ही आएगा, मतलब क्या ही पूछ लेंगे आपसे। एनसीईआरटी के एक दो सवाल हैं ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ ये फूड चेन बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा अभी 13-14 मिनट में, वो सब बस एक हथियार इकट्ठे करने वाली बात है। यहाँ से एग्जाम में ना के बराबर चीजें आती है, मतलब कुछ भी नहीं आता लगभग। लेकिन अगर हम आगे बात करें तो यहाँ से मेनली हमारी पढ़ाई शुरू होती है, और ये तय है कि यहाँ से आप कह सकते हो कि हमारे एग्जाम में चीजें आना शुरू हो जाएंगी, विच इज 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है, आओ जरा समझें। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, according to 10% law, only 10% of energy is passed from one trophic level to another in a फूड चेन। इन 10% लॉ क्या कहता है, 10% लॉ कहता है कि मान लो आप एक फूड चेन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। यार पहली बात तो आर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है, कई बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का है, या कई बच्चे कहते हैं चैप्टर फिजिक्स का है, और केमिस्ट्री का तो खैर कोई भी नहीं बोलता। कई किताबें हो गई जो भी मार्केट में बहुत फेमस किताबें हैं, जिनमें 10th की पढ़ाई को 3 हिस्सों में बांट के किताबें बना रखी हैं, आप सब जानते हैं। कोई भी किताब उठा लो, उन सब किताबों में से कुछ किताबों ने इसको फिजिक्स की बुक में डाला हुआ है, कुछ ने इसको बायो की बुक में डाला हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है ये एक बहुत जनरल चैप्टर है, इसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कहीं पे भी डिवाइड ही नहीं करना चाहिए। बहुत जनरल है, मतलब बहुत जनरल, इसको ऐसे डिवीजन करना सही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब 10% लॉ देखा जाए तो एक प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायो का मिलाप है, तीनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व हैं।
बट 10% लॉ कहता क्या है? अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो ये कहता है कि एक फूड चेन के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है। जिसका मतलब क्या है, आओ जरा समझते हैं। मान लो यहां पे हमारे पास ग्रास है और ग्रास को मान लेते हैं गोट ने खा लिया, और गोट को मान लेते हैं लायन ने खा लिया, ठीक है ना। अब ये एक फूड चेन है, आप सब जानते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ग्रास के पास जो एनर्जी है वो 1,00,000 जूल है। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि ग्रास के पास हमारे पास कितनी एनर्जी है, 1,00,000 जूल एनर्जी है। तो कितनी एनर्जी गोट में जाएगी और कितनी एनर्जी लायन में जाएगी, ये हमें समझना है, ठीक है जी। तो अब आप ध्यान सुनना, एनर्जी पास्ड इनटू गोट, अगर जितनी, जैसे ग्रास है और ग्रास के पास 1,00,000 जूल एनर्जी, और सारी घास को अगर मान लो गोट ने या डियर ने, गोट ने खा लिया, अगर वो सारी घास को खा लिया तो उसको 1,00,000 जूल एनर्जी नहीं मिलने वाली। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ उसको सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी। तो एनर्जी पास्ड इनटू गोट जो है वो कितना होगा, 10% ऑफ ग्रास। वो एनर्जी कितनी होगी, 10% ऑफ ग्रास। तो 10% ऑफ ग्रास का मतलब हो गया 10/100 इंटू में ग्रास के पास जो भी एनर्जी थी, और ग्रास के पास जो एनर्जी थी वो 1,00,000 जूल थी। जो ग्रास के पास एनर्जी थी वो 1,00,000 जूल थी। तो उस हिसाब से पहले बात तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब जो भी है, और हमारे पास जो आंसर है वो 10,000 जूल आ जाएगा। यानी ग्रास के पास 1,00,000 जूल एनर्जी थी, लेकिन जो गोट है उसके पास सिर्फ 10,000 जूल ही जाएगी, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से ओनली 10% ऑफ एनर्जी पास होती है। अब इसका बेसिक रीजन आप ऐसा समझ सकते हो कि हाँ यार ठीक है, बाकी 90% में से कुछ हिस्सा तो वेस्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा वो एनर्जी का यूज कर लेता है। अब अगेन 10% का मतलब एग्जैक्टली 10% नहीं, एक एवरेज रिजल्ट है। कभी कभार 12% चली जाए, कभी कभार 8% चली जाए, बट अगर ऐसे एवरेज को समझे तो वो 10% जाती है। लेकिन ये तो एनर्जी गोट में गई जो कि 10,000 है। अब अगर मैं ऐसे बात करूं कि एनर्जी पास्ड इनटू लायन, अब लायन में कितनी एनर्जी जाएगी, तो आंसर है अगेन 10% ऑफ, इस बार गोट जाएगी। मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, नहीं ठीक तो है। एनर्जी पास इनटू गोट जो है वो 10% ऑफ ग्रास है। अब लायन में जो जाएगा वो गोट का 10% होगा, वो गोट का 10% होगा, 10/100, और गोट का, एंड गोट की जो एनर्जी थी वो हमारे पास 10,000 जूल थी। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे लायन में जाएगी। तो आपको समझना है कि 10% लॉ कहता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल पास, बाकी 90% नहीं जाएगी, ठीक है ना। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ऑर्गेनिज्म खुद यूज कर रहा है, चाहे वो वेस्ट हो रही है, चाहे वो ट्रांसफर नहीं हो रही है, जैसा मर्जी समझ लो, लेकिन सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाएगी। अब आप इस बात पर जरा गौर फरमाइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए, अगेन टाइम स्टैम्प के साथ। समय हो रहा है 18 मिनट के आसपास, ठीक है। क्वेश्चन है, आपके हिसाब से जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अभी हम ह्यूमंस की बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वेजिटेरियन और इक्वल अमाउंट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाए, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ, मान लो प्लांट्स को खाया जाए, वेजिटेबल्स को खाया जाए, और इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लैश खाया जाए, मीट खाया जाए, तो आपके हिसाब से ज्यादा एनर्जी किस में मिलेगी? आपके हिसाब से ज्यादा एनर्जी कौन से फूड में होगी? क्या वो वेजिटेरियन फूड में होगी या वो नॉन वेजिटेरियन फूड में होगी? अगेन ये बात ध्यान रखनी है कि इक्वल अमाउंट ऑफ इनटेक किया गया, ठीक है ना। अगेन ये ध्यान रखनी है, इक्वल अमाउंट ऑफ फूड जो है वो खाया गया है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में प्लीज आंसर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने आंसर दे दिया, और आई होप आपने आंसर में लिखा हो कि प्लांट्स को खाने में ज्यादा एनर्जी मिलती है, और ये ऑब्वियस है। बहुत सारे बच्चे, अगेन ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैं आंसर देखता हूँ वहां पे, तो वो लोग बोलते हैं एनिमल्स, और उनके दिमाग में एक्चुअली प्रोटीन चल रहा होता है, ना कि एनर्जी। ये फैक्ट है कि मोस्ट या लगभग 99.9% नॉन वेजिटेरियन फूड्स में काफी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन तो होता है, लेकिन यहाँ सवाल प्रोटीन की नहीं हो रही है। आप सबको पता है प्रोटीन एक एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। एनर्जी गिविंग फूड तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। तो पॉइंट इज कि ठीक है, नॉन वेजिटेरियन फूड से अच्छा अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ
लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें मिलता है, ये फैक्ट है। बट यहाँ प्रोटीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। अगर ऐसे समझे तो एनर्जी आपको ज़्यादा वेजिटेरियन फूड से ही मिलेगी, ये फैक्ट है। और चलो ये वाली बात अलग है। अब एक सवाल उठता है कि एक फूड चेन में हमको 3 या 4 से ज़्यादा मेंबर्स क्यों नहीं मिलते। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक फूड चेन दी थी जो 5 मेंबर की थी, और मैंने कहा कि 5 मेंबर की फूड चेन मेरे पास 1 या 2 ही है, बहुत मेहनत करेंगे, गूगल करेंगे तो चलो 10 दे देंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि फूड चेन जिसमें 3 मेंबर या 4 मेंबर हो, भाई साहब लाइन लग जाएगी, मतलब रात हो जाएगी, लेकिन फूड चेन खत्म नहीं होंगी। क्योंकि 3-4 मेंबर की फूड चेन फिर भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन 4-5 ऐसे मेंबर्स की फूड चेन पॉसिबल बहुत कम है। रीजन, क्योंकि 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी कम हो रही है। जैसे कि इसके पास इसका 10% एनर्जी ही गई, विच इज 10,000 जूल्स, और इसके पास सिर्फ 1000 जूल ही गई। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही जा पा रही है। अब अगर 1 लाख से शुरुआत होती है तो अगले वाले पे 10,000 जाएगी, फिर उसके वाले पे 1,000 जाएगी। अब उस अगर मान लो लायन को भी कोई खाता है तो उसके पास सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी। एक वैल्यू की बात कर रहे हैं बस। और इतना मुश्किल है एक शेर को मारना, उसके बाद उसको खाना, और उसके बाद आपको सिर्फ अगर 100 जूल एनर्जी मिलेगी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को वहां पे नहीं लगाएगा, वो किसी और फूड चेन का हिस्सा बन जाएगा इंस्टेड ऑफ कि वो लायन को खाए। क्योंकि उसको मार रहे हैं, फिर उसको पका रहे हैं, इन सब में इतनी एनर्जी खर्च हो जाएगी और उसको खा के इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। तो दैट इज वाई एक फूड चेन में 3 या 4 मेंबर जनरली मिलते हैं, बिकॉज 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी एक फूड चेन से दूसरे फूड चेन में कम होती रहती है। और एज अ रिजल्ट फिर मेंबर्स वो सब लिखा भी हुआ है कि इन अ फूड चेन 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड। और अगर 4 या 5 से ज्यादा मेंबर होंगे तो एनर्जी जो है वो ऑब्वियस सी बात है विल ब्रेक डाउन, वो कम होती रहेगी, और लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये ऑब्वियस हो जाएगा कि लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म बहुत कम एनर्जी ऑब्टेन कर पाएगा उतना ज्यादा खाना खा के। तो फिर एज अ रिजल्ट आपको समझना है कि एक फूड चेन में 4 या 5 या 4-5 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 3 या 4 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। समझ गए? चलो, इसके बाद बैलेंस इन द इकोसिस्टम की अगर बात करें, 10% लॉ के ऊपर समझ गए ना। 10% लॉ के ऊपर एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल तो कोई भी नहीं है, बट एग्जाम में काफी आता है। किसी भी एक की आपको एनर्जी दे देते हैं और फिर दूसरों की पूछ लेते हैं। वही 10% लॉ के हिसाब से जैसे हमने नीचे किया है वैसे काम करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगला सवाल, बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब बैलेंस इन द इकोसिस्टम का मतलब ये है कि मान लो किसी फूड चेन से कोई भी एक मेंबर चला जाता है। मान लो इसी फूड चेन की बात कर लेना, चलो ग्रास, गोट और लायन की, बहुत सिंपल सी फूड चेन है, इसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो किसी भी तरीके से लायन इस पूरे दुनिया से चले जाते हैं तो इस फूड चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या लायन के जाने से एकदम से गोट का अमाउंट बढ़ जाएगा? यस। और अगर एकदम से गोट का अमाउंट बढ़ गया तो गोट बहुत ज्यादा ग्रास खाना शुरू कर देगी। अब अगर गोट ने बहुत ज्यादा ग्रास खाना शुरू कर दिया तो अल्टीमेटली कंपटीशन बढ़ेगा, ग्रास खत्म होगी, और ग्रास के खत्म होने की वजह से फिर ऑटोमेटिकली गोट भी खत्म होने लग जाएंगे, बिकॉज उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो पॉइंट है कि जब एक फूड चेन में से कोई एक मेंबर जाता है तो सभी को अफेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें गोट की, अब अगर मान लो सारी गोट चली जाती है तो ऑब्वियस सारे लायन भी चले गए क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है कुछ, और ग्रास का अमाउंट एकदम से बढ़ जाएगा। अब जब ग्रास का अमाउंट बढ़ेगा तो अगेन वो धूप, छांव, पानी, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करेंगे फील्ड के साथ, सॉइल के साथ, उनको मिलेगा नहीं। जो घास बढ़ेगी वो वहीं मर जाएगी, ऊपर नई घास को आने से रोकेगी और वो जमीन बंजर हो जाएगी। आपको पता है ऐसा होता है, जब ग्रेजिंग ना करवाओ, कटाई ना करवाओ तो पुरानी घास वहीं पे गिर जाती है और वो उस बाकी बची हुई जमीन को बंजर कर देती है। तो ये बात सबको पता ही है। मतलब ऐसे द पॉइंट इज कि कोई भी एक जाएगा तो बाकियों को अफेक्ट पहुंचेगा। अब जैसे कि मैं इसी में ही मान लो ग्रास को यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको पता है क्या होगा। तो एक फूड चेन में कोई भी एक मेंबर जाता तो बाकियों को भी अफेक्ट होता है। अब आप कहोगे सर अगर गोट चले गए तो लायन कुछ और खा लेगा। हाँ, खा लेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लो गोटी थी तो लायन को अपनी जगह को चेंज करना पड़ेगा, तो अफेक्ट होगी लाइफ। उस एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दौरान लायन मर जा सकते हैं, जो भी है यार, मतलब अफेक्ट होता है, चाहे वो बहुत कम अफेक्ट हो लेकिन वो अफेक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस इन द इको सिस्टम। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जांपल में कि ग्रास, डियर और लायन है। अगर इस फूड चेन से सारे के सारे डियर मर जाते हैं तो क्या होगा?
जो कि मैं आपको समझा भी चुका हूं, आप पढ़ भी सकते हैं। डन, ओके, बढ़े आगे। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हमारे पास दो प्रकार के सब्सटेंस आ रहे हैं, नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज हो जाएं, उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो वेजिटेबल पील्स यानी एक्सट्रैक्ट्स हो गया, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया, है ना। ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आके बैठते हैं तो इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं। वहीं पे नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो नहीं होते हैं जो डिकम्पोज ही नहीं हो सकते, वो होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। देखो दुनिया की हर चीज डिकम्पोज होती है, हड्डियां, मेटल, इनको डिकम्पोज होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से इनका डिकम्पोजिशन ऐसा लगता है कि हो ही नहीं रहा है, बट इनका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, यहाँ हम किताबों के हिसाब से लिखेंगे भी ऐसा ही कि वो डिकम्पोज नहीं हो सकते, लेकिन सच्चाई ये है जो आसानी से डिकम्पोज ना हो सके। तो देखो क्या है, सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इजीली, है ना। तो यहाँ पे इजीली वर्ड जो है वो लिखना सही रहेगा। ये डिकम्पोज आसानी से नहीं होता, दुनिया की हर चीज डिकम्पोज होती है, बस ये आसानी से नहीं होते हैं, और इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कह देते हैं। अगेन फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, बोन्स हो गई, ये बहुत इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी के ऊपर एग्जाम एनसीईआरटी में कुछ सवाल है कि अगर हम सब जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो एक लेवल आएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और हमारे एनवायरनमेंट को न्यूट्रिएंट दे देगा, है ना, ठीक है, सॉइल को न्यूट्रिएंट दे देगा। लेकिन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिकम्पोज नहीं होता, सॉइल को पॉल्यूट करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है, और ड्रेनेज सिस्टम में ब्लॉकेज कर देता है, और एनिमल में चोकिंग कर देता है, बहुत सारे नुकसान जो हम जानते हैं पहले से। बट एनसीईआरटी में एक सवाल और भी है, क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो हम लोग बना रहे हैं, क्या उसके भी कुछ हमारे पास नुकसान है? मतलब जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग बना रहे हैं, क्या उसके कोई नुकसान है एनवायरनमेंट पे? तो आंसर है हाँ, उसके भी दो बहुत बड़े नुकसान है। एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर हम सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल ही बनाएं तो क्या उसके कुछ नुकसान होंगे? तो आंसर है हाँ। पहला नुकसान, जब तक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिकम्पोज नहीं होगा तब तक तो वो अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा करेगा ही ना। जैसे कि मान लो कोई केले का छिलका है, मान लो आपके कमरे के आसपास कोई ऐसा वेस्ट पड़ा है जो बायोडिग्रेडेबल है, केले का छिलका पड़ा हुआ है, कोई टूटा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, कोई जानवर की लाश पड़ी हुई है, इंसान का हाथ कटा हुआ पड़ा हुआ है, किसी की मुंडी पड़ी हुई है, सारे मतलब ओके, अच्छा मैं ज़्यादा भावुक हो गया, लेकिन ये सारे वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है। अब आप बताओ ये आपके बेड के आसपास में फैला दूं और आप उस बेड पे सो रहे हो, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि वहां पे कुछ घंटे बाद, कुछ दिनों बाद आपको बैड स्मेल और अजीब सा एक गंदा सा एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट कह सकते हैं क्रिएट हो जाएगा। तो वो एक नुकसान है। सेकंड सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जितने भी होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड है, वो उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कोई नुकसान नहीं है, ऑब्वियस सी बातें हैं, लेकिन हाँ लॉन्गर विजन पे देखें तो इसका नुकसान नहीं है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के तो नुकसान है ही है, वो हम सब जानते ही हैं, ठीक है ना। अब हम ओजोन लेयर पे अभी वापस आएंगे अकॉर्डिंग टू हमारे एनसीईआरटी पे, लेकिन ओजोन लेयर पे भी हम आएंगे, उससे पहले हम लोग क्यों ना बात कर ले प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल। पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम ओजोन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। अब जो प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल है, यानी हमने जो भी वेस्ट बनाया उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस। इनको बस हम किताबों में ही डिस्कस करते हैं, हम लोग इनको डेली लाइफ में कभी भी फॉलो नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारे एनवायरनमेंट के साथ कुछ करना है तो सिर्फ बोलना ऐसा कुछ नहीं होगा कि भैया रिड्यूस कर दो, इसको भी हम समझ रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जहाँ पे लोगों को करने पे
या तो कुछ फाइन लगे या तो उन्हें कुछ फ़ायदा हो। जैसे कि मैं जानता हूँ चाइना में रास्ते पे ही कुछ मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे अगर आपको कोई भी प्लास्टिक की बॉटल आपके पास है या दिख रही है और अगर आप उसको उठा के उस मशीन में डाल दो, तो और वहाँ पे कुछ कोड वोड डाल दो, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें से कुछ पैसे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएँगे, माइनस हो जाएँगे। ये हुई ना बात। मतलब आप समझो यार, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि यार जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स आपके पास होती हैं, प्लीज़ वो डस्टबिन में डालो, पीले डस्टबिन में डालो, नीले में डालो, तो 10% लोग ही वो करते हैं, 90% लोग नहीं करते हैं। उनको लगता है हम क्यों करें, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो गलत लगता है उनको, बट वो लगता है ऐसा। तो उसके लिए कुछ हमें नया करना होगा। जैसे कि अगर हम ऐसा कुछ करें कि आप जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स डब्बे में डालोगे, आपके बिजली के बिल या पानी के बिल जो भी है वो कम होगा, तो लोग ऑटोमेटिकली परसेंटेज बहुत बढ़ जाएगा, है ना? या मैं कहूँ यार प्लीज़ पौधा लगाओ, प्लीज़ पेड़ लगाओ, तो प्लीज़ बोलने पे बहुत कम लोग मानते हैं। लेकिन अगर एक कानून बना दें कि आपके घर की छत का 10% हिस्से पे या 20% जो भी 1% मानो 10% हिस्से पे जितनी भी छत है उसके 10% हिस्से पे आप पौधे लगाओगे लगाओगे, अदरवाइज फाइन होगा। मतलब इस लेवल पे अगर बात की जाएगी तो शायद चीजें फॉलो होंगी। अब मैं अगर किसी को बोल दूं कि हेलमेट का चलान हट गया है, मास्क का चलान हट गया है, तो जो 90% जनता पहन के रखती है वो आपको पता है, आप सब जानते हैं 90% जनता हेलमेट और मास्क पहनती है फाइन के लिए, अपने बचाव के लिए नहीं, तो वो उतार देगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें इस जगह पे भी करना चाहिए। सिर्फ बोलने से मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। जैसे कि रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है आप चीज़ों का रिड्यूस कर दो यूज़ करना। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यार अगर एक कमरे में लाइट पंखा इस्तेमाल का नहीं है तो वो बंद कर दो, और लोग कर भी देते हैं क्योंकि इससे बिजली का बिल अफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर दो, तो आपको पता होगा दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की इसके ऊपर, वॉलंटियर्स खड़े कर दिए, लेकिन ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं। सामने वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, लोग गाड़ियाँ बंद ही नहीं कर रहे थे। चलो ठीक है, लेकिन बहुत कम है। अब मैं बोलूँ नल ब्रश करते हुए नलका बंद कर दो, तो लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों करते, कहते हैं पानी से खेलने में मजा आता है। पागल हो गए हो क्या? ब्रश करो, नलका बंद कर दो, नहीं करते हैं, रिड्यूस ही नहीं कर रहे चीज़ों को, है ना? अब मैं आपको बोलूँ हर हफ्ते में सैटरडे संडे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, बस से जाओ, मेट्रो से जाओ, नहीं जाएंगे लोग ना, प्लस सर्विस भी उतनी है, चलो ठीक है। बट ये रिसाइकल करो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आप दोबारा से उनका रूप बदल सकते हो, या आप नहीं कर सकते तो हमारे घरों में वो स्क्रैप डीलर्स आते हैं जिनको हिंदी में हम लोग कबाड़ी वाले भैया कहते हैं, उनको दे दो। किताबें हैं आपके पास वो दे दो, प्लास्टिक की चीज़ें वो दे दो, वो उन्हें आगे जाके फैक्ट्रीज में बेच के रिसाइकल कर देंगे। इससे और नया प्लास्टिक जनरेट नहीं होगा और नए पेड़ नहीं कटेंगे। रीयूज, चीज़ों को रीयूज करो, ये सब तो हम कर ही रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीद के लाते हैं, उसमें पानी भर के पी लेते हैं, आजकल लोग उसमें पौधे वौधे उगा रहे हैं। तो रिसाइकल तो हम लोग बहुत कम प्रमोट करते हैं, लेकिन रीयूज तो कर ही रहे हैं। रिकवर का मतलब है जो गलतियां आपने की आप उसको ठीक करो। अगर आपको लगता है आपने एक हफ्ता बहुत गाड़ी चलाई है, तो अगले हफ्ता कसम खा लो कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही चलूंगा, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है आपने इस महीने बहुत बिजली इस्तेमाल की है, तो अगले हफ्ते बिजली को किसी भी तरीके से बचाओ, अगेन ये भी बहुत मुश्किल है। बता पॉइंट ये है कि रिकवर करो। मुझे लगता है इन सब में से जो सबसे ईजी है वो रीयूज है, क्योंकि लोग ये अपने आप से कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते हैं। एक सवाल भी आता है कि रिसाइकल और रीयूज में बेहतर कौन है, तो आंसर है रीयूज, क्योंकि रिसाइकल में आप रिसोर्सेज बचाने के लिए और रिसोर्सेज को खर्च करते हो, जो कि एक सही बात नहीं है। तो इसलिए कौन ज़्यादा बेहतर है, रीयूज जो है वो काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू रिसाइकल। डन है, ठीक है जी, ओके, बढ़े आगे। तो ये 4 तरीके हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज और रिकवर। रिड्यूस का एग्जांपल मैंने क्या दिया, ब्रश करते हुए नलका बंद कर दो, रेड लाइट पे गाड़ी बंद कर दो, अपने घरों में हाई एफिशिएंट ट्यूबलाइट्स लगाओ, जैसे आजकल एलईडी बल्ब्स आ गए जो कम बिजली लेते हैं। रिसाइकल का मतलब आप तो नहीं कर पाते हो, लेकिन उसको आप प्रमोट कर सकते हो। प्लास्टिक की चीज़ों को कबाड़ी वाले भैया को बेच सकते हो, पेपर को बेच सकते हो, पुरानी किताबें रद्दी को बेच सकते हो। रीयूज का मतलब है कि जैसे आप एक मान लो आप एक पॉली बैग ले भी आए, अगर आपके कंट्री में आपकी स्टेट में बैन नहीं है, और आप पॉली बैग, जैसे हमारे कंट्री में हमारे स्टेट में दिल्ली में तो बैन है, फिर भी चलता तो काफ़ी है, बट फिर बैन तो है। और अगर मान लो अगर आपने एक प्लास्टिक की आप एक पॉलीथीन ले भी आए, तब आप कहो कि ठीक है अब मैं 4 दिन 5 दिन उसी में ही दूध लेके आऊंगा, वो फटती तो है नहीं, एक दिन लेके आए, फिर अगले दिन भी लेके आए, फिर अगले दिन भी लेके आए, तो वो रीयूज हो गया। या वो प्लास्टिक की बॉटल वाला खेल तो है ही। और रिकवर का मतलब मैंने आपको बताया, अगर आपको लगता है आपने बहुत कुछ गलतियां करी हैं लास्ट हफ्ते में, तो उसको रिकवर करो। लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग करेंगे, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन, यहाँ पे ये एनसीईआरटी ने एक येलो रंग के बॉक्स में ये कहानी दे रखी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके ऊपर क्वेश्चन केस स्टडी की फॉर्म में बन सकते हैं। डिस्पोजेबल कप्स इन ट्रेन क्या है?
आप सब जानते हैं कि ट्रेन एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा चाय जो है वो बिकती है। सबसे ज्यादा किसी भी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ट्रेन में सबसे ज्यादा बिकती है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, ट्रेन में माहौल होता है, समय लगता है सफर में, सफर लंबे लंबे होते हैं तो चाय ज्यादा चल जाती है। अब इनिशियली जब ट्रेन चली थी तो चाय के कप कांच के थे और उसमें बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो रही थी। लोग कह रहे थे कप ढंग से धुल नहीं रहे हैं, तो हमें ऐसे कप दो जो यूज एंड थ्रो वाले हों। तो फिर कांच के कप के बाद प्लास्टिक के कप्स लाए गए, बट इतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होने लग गया जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो फिर एक सेकंड थॉट लाया गया कि यार प्लास्टिक के कप को हटाएंगे, क्योंकि इससे तो बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, लोग ट्रेन से बाहर फेंक रहे हैं, वहाँ पॉल्यूशन हो रहा है सॉइल का, ट्रेन में ही छोड़ रहे हैं, या वो ढंग से डिकम्पोज नहीं करा जा पा रहा, डिकम्पोज कह रहा हूँ, रिसाइकल नहीं किया जा रहा क्योंकि उसको कहीं भी फेंका जा रहा है। तो फिर प्लास्टिक के कप्स को भी हटाया गया। उसके बाद किसी समझदार व्यक्ति ने मिट्टी के कप यानी वो जो कुल्हड़ होती हैं उनको डाला गया। अब कुल्हड़ भी तो भाई साहब सॉइल से बनती हैं और जो कि फर्टाइल सॉइल होती है, तो कुल्हड़ भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं साबित हुआ। एंड एट प्रेजेंट आप सबको पता है पेपर कप्स चल रहे हैं। पेपर कप से, अब आप कहोगे पेपर कप से पेड़ कटते हैं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या पेपर कप के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है जब इससे बेटर ऑप्शन है, सिवाय इसके कि, क्योंकि मुझे बच्चे हमेशा अलग अलग आंसर देते हैं ऑफलाइन में, सिवाय इसके कि सर चाय पीना बंद कर दो। नहीं, ये ऑप्शन कैसे हुआ? या सबको बोलो अपने घर से अपना अपना ग्लास लेके आए ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये कैसे यार, ये क्या बात कर रहे हो आप? या सीधा चाय मुंह में डाल दो, जो जो आ रहा है, भैया कह रहे हैं मुंह खोलो चाय डाल दो, बिस्किट भी डाल दो। तो इररेलेवेंट ऑप्शंस नहीं, समझदारों वाला। आपको लगता है कि पेपर कप के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है? तो जहां तक मुझे लगता है नहीं है। एक बच्चे ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया था कि आजकल ऐसे कप्स आ गए हैं जो खाने लायक होते हैं ना, जो जो एडिबल चीज़ों से ही बनते हैं। मान लो बिस्किट के ही कप बन रहे हैं, बिस्किट वाले मेटल के कप बनते हैं जिसमें चाय डाली जाती है और उसको फिर पिया जाता है। वो नहीं टूटता उतनी जल्दी, अलग थोड़ा सा उसमें चेंजेस करते हैं और फिर उसी को आप खा भी सकते हो। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन सुनने में लगता है। हाँ, बट ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा या जो भी है, बट पेपर कप के बाद अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ये अच्छा लग रहा है। अदरवाइज पेपर कप इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑब्वियस बात है, ये 100% पॉल्यूशन फ्री है, एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, बट इससे बेहतर सॉल्यूशन अभी तक हमारे पास है नहीं। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद इस चैप्टर का सो कॉल्ड आखिरी टॉपिक है जिसके बाद हम ओजोन लेयर पे आ जाएंगे, और वह है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। एक क्वेश्चन पूछता हूं, 10% लॉ में हमने क्या देखा था कि सिर्फ 10% एनर्जी ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रही है, लेकिन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहीं ना कहीं 10% लॉ से थोड़ा सा उल्टा है। ये है क्या? आओ जरा समझें इस बात को। मान लो एक फूड चेन है, अगेन ग्रास, ग्रास के बाद मान लो है गोट, और गोट के बाद मान लो है ह्यूमन। ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब अगर हमने पढ़ा था कि ग्रास के पास कोई भी एनर्जी आई तो उसका 10% एनर्जी ही सिर्फ गोट में जाएगी और उसकी 10% सिर्फ ह्यूमन में जाएगी। बट अब हम यहाँ पे बात हार्मफुल सब्सटेंसेस की नहीं कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात एनर्जी की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात हार्मफुल सब्सटेंसेस की कर रहे हैं। मान लो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस ग्रास में एंटर करता है, कोई भी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल, कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस, कोई भी चीज जो कि ग्रास में एंटर करती है। चलो चलो एक वायरस की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? कोई वायरस आया जो ग्रास में एंटर कर गया। अब उस ग्रास को मान लो गोट ने खाया, तो आप मुझे अगेन कॉमन सेंस से बताओ कि गोट में आने के बाद उस वायरस का अमाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वायरस या गंदगियों को अगर ज्यादा जगह मिलती है तो वो ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं। तो अगर ग्रास में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस आता है तो ऑटोमेटिकली गोट में जाके उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, क्योंकि गोट एक और बड़ा और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। और अगर उसी गोट को ह्यूमन ने खा लिया भाई साहब, तो ह्यूमन उससे भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन तक आते आते वो ऑटोमेटिकली और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करेगा और उसकी अमाउंट और बढ़ जाएगा। इट इज लाइक हमारे वायरस, मान लो एक 2 GB के पेन ड्राइव में एक वायरस है, उसको आपने अपने कंप्यूटर पर लगाया जो कि 2 TB का है, तो ऑटोमेटिकली वायरस विल मल्टीप्लाई, क्योंकि उसको और ज्यादा जगह मिल गई है, पूरा कंप्यूटर मिल गया, पूरी आपकी हार्ड ड्राइव मिल गई है एक्सपैंड होने के लिए। तो एनर्जी भले ही 10% जा रही थी, लेकिन हार्मफुल अगर सब्सटेंस कोई भी एक फूड चेन में एंटर करेगा तो नेक्स्ट लेवल पे उसका अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, और जो उस फूड चेन का लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट मिलेगा। दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन।
कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, इसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसलिए जब भी कोई बीमारी एंटर करती है फूड चेन में, तो आपको सबको पता है लास्ट वाला मेंबर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे एक बर्ड फ्लू फैला था, तो वो बर्ड फ्लू में हेन को उतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना हेन को खाने वाले लोगों को हुआ, क्योंकि वो ह्यूमन मान लो उसे खा रहे हैं, तो उसका अमाउंट, उसकी कंसेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ रही है। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। डन है? ओके, तो दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो मेरे हिसाब से चैप्टर में हम एक टॉपिक अब रह गया है ओजोन। आपको इस टॉपिक को मेरे हिसाब से, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आप एक बारी सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, चाहे रोक रोक के, चाहे एक एक स्लाइड पे मैं रुक रहा हूँ, ठीक है ना, मैं माइक ऑफ करके रुक रहा हूँ, और आप एक एक स्लाइड को एक एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है, ये जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस कोई ना आए आपको। ठीक है जी, तो आई होप आपने हर एक स्लाइड पे रुक रुक के उसको एक बार ही पढ़ा हो। फिर इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, एंड विच इज ओजोन लेयर। देखो, बहुत बेसिक बेसिक सी बात है कि ओजोन लेयर है क्या। सबसे पहले तो ओजोन लेयर मतलब O3 मॉलिक्यूल्स की एक लेयर। लेकिन ये लेयर बनती कैसे है, आओ जरा इसके बारे में बात करें। कमाल की बात यह है कि हमारे ऊपर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन पे जब यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज गिरती हैं, तो ये ऑक्सीजन को एटम या कह लो रेडिकल फॉर्म में, अभी आपको शायद रेडिकल का मतलब नहीं पता, बड़ा वैसा कह लो, ऑक्सीजन यानी O2 को तोड़ के O और O को अलग कर देती हैं। फिर जो बची हुई ऑक्सीजन होती है उसके साथ ये O जो है वो जाके जुड़ जाता है और O3 बना देता है। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ओजोन फॉर्म होती है। कैसे? O2 का अल्ट्रा वायलेट रेस तोड़ के O और O बनाती है, और फिर ये O O2 के साथ जुड़ के O3 फॉर्म कर देता है, और ये O3 जो है वो ओजोन है। यानी ओजोन को बनाता कौन है? अल्ट्रा वायलेट रेस। और कमाल की बात सुनो, अल्ट्रा वायलेट रेस को रोकता भी है ओजोन। तो ओजोन हमारे अर्थ के ऊपर की एक लेयर है, बचपन से हम वैसे पढ़ रहे हैं। और ये लेयर सन से 3 प्रकार की रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। उसमें से ये अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है, लेकिन बाकी दोनों को ये आने देता है। अब अल्ट्रावायलेट रेज को भी ये 100% नहीं रोकता है, बहुत हद तक रोक देता है, कुछ परसेंट अभी भी आता है। और कुछ परसेंट में आना अच्छी बात भी है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करती हैं, साफ सफाई करके रखती हैं, एंड और बैक्टीरिया वगैरह को मारती हैं, पानी साफ करती हैं। लेकिन
अगर अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे बहुत ज्यादा आ गई तो क्या होगा? तो इससे हमारे को, इंसानों को, अगर उनके स्किन पे गिरी तो स्किन कैंसर कर सकती है, आंखों में लंबे समय तक गिरी तो कैटरैक्ट कर सकती है, और एक्वेटिक लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं, उसमें से ऑक्सीजन वगैरह को बाहर निकाल देती हैं, एक्वेटिक लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। अगर ओजोन ना होती तो ये सब तो होता, ठीक है ना। तो ओजोन ऐसा करके हमारे को बचाती है, बिल्कुल ठीक है। अब ओजोन को स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, लेकिन हम इसको इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFCs कहते हैं, और इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से क्लोरीन जो होता है, जो क्लोरीन होता है वो ओजोन को तोड़ता है। क्या बनाता है? ClO2 प्लस O, मतलब अलग अलग रिएक्शंस हैं, जैसे कि सबसे मेन तो ClO ही बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि जो क्लोरीन होता है वो ओजोन को तोड़ता है। जब भी हम लोग CFCs इस्तेमाल करते थे, हम लोग CFCs कहाँ इस्तेमाल करते थे? आंसर है रेफ्रिजरेटर में जो गैस डलती थी, डिओड्रेंट्स में जो गैस डलती थी, इन सब में CFCs डलती थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। उसमें से जो क्लोरीन हुआ करता था वो ओजोन को खराब करता था। अब इससे हुआ क्या? ओजोन में छेद होने लग गया, और ओजोन में छेद होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे बहुत लार्ज स्केल पे आने लग गए, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो एज अ रिजल्ट हमने, UNEP ने, आप ऐसा कह सकते हैं, 1987 में इसको ऑब्जर्व करके लगभग कुछ और सालों बाद काफी साल बाद CFCs को बैन कर दिया, और CFCs का इस्तेमाल अब बैन हो चुका है। इलीगल तरीके से लोग भले कर रहे हो, बट लीगली CFCs अब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ओजोन का छेद जो है वो ठीक हो गया। सबसे पहले ओजोन में जो सबसे बड़ा छेद था वो अंटार्कटिका पोल्स पे ऊपर देखा गया था, बट अब वो ग्रेजुअली हील हो रहा है और हो भी गया है लगभग। बट ठीक है, CFCs बैन करने की वजह से ये बहुत हद तक इफेक्टिव हुआ। अब सोचो, अगर सरकार कहती है कि प्लीज CFC इस्तेमाल मत करो, तो बहुत कम जनता सुनती, लेकिन सरकार ने कानून बना दिया कि भैया कोई CFC इस्तेमाल नहीं करेगा, जो करेगा उसका कंपनी बंद होगी, बैन है जो भी। तो तब जाके लोगों ने समझा, और यही चीजें हमें चाहिए होती हैं कि वहां पे भी हो, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन एग्जाम में काफी आती हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन चीजें हैं वो है 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ओजोन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो बेसिक चीजें जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इस चैप्टर के एक बार NCERT आप देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगी करते हुए, जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। प्लस जब हम इस चैप्टर की रिवीजन कर रहे होंगे तो वहां पे हम इनके NCERT के सवाल आपको कराएंगे, और PYQs तो करने वाले हैं, नए फॉर्मेट पे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे केस स्टडी आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, वैल्यू बेस्ड टाइप सा है ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे वन शॉट में हमने इस प्यारे से छोटे से चैप्टर को खत्म किया, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको कोई और चैप्टर का वन शॉट चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।